हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैराथन जी के में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने संविधान की क्लास की स्टार्ट कर दी थी और संविधान में आज जिस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के नज़रिए से अगर आप देखें तो ये इतना महत्वपूर्ण है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो खासकर अगर पीएससी की अगर आप तैयारी करते हो तो उस सारे एग्जामिनेशन में इनसे प्रश्न अक्सर यहाँ पूछने को दिख जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। आज जिस टॉपिक की बात करने वाले दोस्त वो है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना क्या होता है, किसने तैयार किया, कब इसको एक्सेप्ट किया गया, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, उन सारी बातों को आज हम लोग विस्तार से अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्त, प्रस्तावना किसी भी लॉ का, किसी भी संविधान का इंट्रोडक्शन होता है। अगर आप कहो तो निचोड़ कह लीजिए, आप इसको एक तरह से समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का नेचर क्या है, हमारे संविधान का सोर्स क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में प्रस्तावना की सहायता से देखने वाले हैं। तो प्रस्तावना को समझने के लिए, उसके कण कण से वाकिफ होने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, बात करें हम लोग प्रस्तावना की। प्रस्तावना जो भारतीय संविधान की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कह लीजिए। प्रस्तावना को कई रूपों में लोगों ने समझा है, कई रूपों में लोगों ने जाना है। प्रस्तावना की अगर बात करें तो हम इसे समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। पूरा जो संविधान है हमारा, उसका पूरा एक तरह से निचोड़ कह लीजिए, एक तरह से सारांश कह लीजिए, वही प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना बना कैसे, क्यों बना, किसने बनाया, इन सब चीज़ों पर आज बड़े ही विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे आइए और इस चीज़ों को ध्यान से पूरा डिटेल में अंत तक वीडियो को देखते हुए समझते चलते हैं। चलिए, अगर बात करें हम प्रस्तावना जो होता है इसे कई नाम से लोग जानते हैं। जैसे लोग इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, इसे उदा भी बोलते हैं, या इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं। ठीक है, यानी आप कह लीजिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रस्तावना से रिलेटेड आता है तो ध्यान देना, उसमें हो सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव भी दे। क्यों देता है ऐसा? क्योंकि शुरू में इसे प्रस्तावना नहीं कहा गया था। शुरू में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया तो वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ करता था, जो उद्देश्य प्रस्ताव होता था। मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठे थे तो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव क्या होना चाहिए था, इसी को लेकर के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लेता है। ठीक है, इसलिए लोग इसे उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। चलिए दूसरे, प्रियम्बल। प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। आखिर ये प्रियम्बल है क्या, कहाँ से बना, इसकी अगर हम बात करें तो याद रखना, प्रियम्बल एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द का मतलब तो समझ ही रहे हैं, जो हमारे देश का नहीं है। ये एक लैटिन वर्ड है। अक्सर हाँ, जितने भी डिफरेंट वाला वर्ड आपको दिखाई दे, लगभग सारे वर्ड आपके लैटिन से ही बने होते हैं। ठीक है, अब चलो, लैटिन शब्द जो है किस शब्द से बना है? तो ये प्रियम्बलस, इस शब्द से बना है प्रियम्बल। प्रियम्बलस एक लैटिन वर्ड है जिससे प्रियम्बल बना है, और इस प्रियम्बलस का मतलब जो होता है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, किसी भी चीज की शुरुआत। और वही हम कहते हैं प्रस्तावना में जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था उसी को लोगों ने इंट्रोडक्शन माना है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप इसे समझने के लिए मैंने कहा था ना, संविधान का निचोड़ कह लीजिए, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, किसी भी नाम से आप इसका प्रश्न बना सकते हैं। अब देखो इसमें है क्या। अगर हम प्रियम्बल की वास्तविक रूप से बात करें कि प्रियम्बल में दिया क्या गया है, तो प्रियम्बल में दिया गया है कंटेंट बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज। कुछ हमारे जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ हमारे जो मूल वैल्यू है, जो मूल मान है हमारे देश का, कुछ इस तरीके से देश को चलाने के तरीके जिससे हमारे देश की जनता सुख में अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके, हमारा देश का ऑब्जेक्टिव अच्छा हो, हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। इस तरह के कुछ फंडामेंटल वैल्यूज और कुछ बेसिक फिलॉसफी की बात जो है इस प्रियम्बल में की गई है। ठीक है, इसे अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है,
ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया। इसे वीवीआई बना लीजिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। और जब सोर्सेज वाली क्लास हम लोग किए थे उसमें भी हमने आपको बताया था कि लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। चलिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। अब देखो प्रस्तावना से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट जो है जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उन सब पॉइंट को आप देखें तो इसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो इस ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो कोई भी चीज का जैसे कोई नक्शा आप तैयार करते हो या कोई ऐसे प्लान बनाते हो, कोई प्लान आउट करते हो, तो उसका ना जो ओरिजिनल होती है ना, जो ओरिजिनल कॉपी होती है अक्सर उसी को लोग ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, प्रस्तावना को लोग ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, प्रस्तावना को की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी भारतीय संविधान की कुंजी। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की कुंजी। याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो याद रखना है, प्रीएम्बल को इंग्लिश में कहें तो की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी आप वीवीआई बना लो, यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए गए। दोस्तों इस जगह पर गलतियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, कहीं कहीं प्रीएम्बल को हृदय भी कहा गया, कहीं कहीं आत्मा भी कहा गया है, ठीक है। तो इन दोनों बात को भी ध्यान में रखेंगे आप। चलिए आगे देखिए, तो इसे परिचय पत्र, भारत का परिचय पत्र भी कहा है। किसने कहा है परिचय पत्र? तो इनका नाम याद रखना है, एक बहुत बड़े राजनीतिक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, N.A. पालकीवाला, इनका नाम याद रखना है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारत का परिचय पत्र भी कहा है। हो सकता है पार्टिकुलर नाम को लेकर के आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का परिचय पत्र किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तावना को कहा गया है, तो N.A. पालकीवाला ये नाम याद रखना है। एक और स्टेटमेंट्स के बारे में दिया गया था कि ये जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह बात जो कहा ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वही है दोस्त जो जो प्रारूप समिति बनी थी बी आर अम्बेडकर वाली अध्यक्षता में, उसमें से 7 मेंबर में से 1 मेंबर ये भी थे, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इन्होंने क्या कहा कि ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, प्रस्तावना से जुड़ा हुआ और बहुत महत्वपूर्ण बातें। प्रस्तावना में तो जो वर्ड, एक वर्ड जो यूज किया गया है, आज हम उन हर एक वर्ड को बहुत ही विस्तार से बड़ा है सरल भाषा में आपको समझाएंगे। फिर प्रस्तावना बहुत आसान हो जाएगा और इससे बनने वाला प्रश्न आसानी से बन जाएगा। चलिए तो देखते हैं आगे प्रस्तावना की कुछ महत्वपूर्ण बातों को। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं प्रीएम्बल में जुड़े लिखे गए जो वर्ड हैं, जो शब्द है, जो हमारे भारतीय संविधान को एक नई पहचान देता है, उन सारे वर्डों को। सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि प्रीएम्बल है क्या। तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये वर्ड याद रखना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था। तो ये डेट जो आपको दिख रहा है 13 दिसंबर 1946, इसको वीवीआई बना लीजिए। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है कि किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो दोनों में से कोई भी शब्द आपको मिल सकता है, तो ज़्यादातर उद्देश्य प्रस्ताव ही मिलेंगे, प्रस्तावना वो नहीं मिलता है। बट अगर मिले तो डेट आपको 13 दिसंबर 1946 याद रखना है, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा के सम्मुख इसे प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने ड्राफ्ट किया था इसे। चलो अगला क्वेश्चन आ जाए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसको एज अ प्रीएम्बल कब एक्सेप्ट किया गया? संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगर हम संविधान सभा के द्वारा, तो डेट याद रखना है आपको 22 जनवरी 1947 को। इस डेट को क्या हुआ था, जो रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, उसे संविधान सभा ने हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया था, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि प्रस्तावना के रूप में रेजुलेशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो आंसर होगा आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक, अब देखते दोस्त, ये जो प्रस्तावना है इसमें कौन कौन से शब्द समाहित है और किस तरह से यह हमारे संविधान को इंट्रोड्यूस करता है। ये अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो ये भी याद रखना, प्रस्तावना एज अ इंट्रोड्यूस्ड करने वाली एक डॉक्यूमेंट हो जाती है, किसी भी लॉ को वो इंट्रोड्यूस करती है कि आखिर प्रस्तावना में होता क्या है। ठीक है, प्रस्तावना में क्या क्या है, उस लॉ में क्या क्या है। तो इस प्रस्तावना का उद्देश्य होता है किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना। तो जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें सबसे पहले तो ये बताया गया कि सोर्सेस क्या है। हमारा जो संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो प्रस्तावना में सोर्स को वी द पीपल यानी भारत के जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, इसको सोर्सेस बताया गया है। तो ये याद रखना कि प्रस्तावना के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो आंसर याद रखना वी द पीपल। ठीक है, इस पे हम लोग आगे विस्तार से भी चर्चा करने वाले हैं। इस प्रीएम्बल में हमारे संविधान की नेचर की भी बात की गई है कि हमारे संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो इसमें बताया गया है सोवर्जिन के बारे में, इसमें बताया गया डेमोक्रेटिक के बारे में, इसमें बताया गया सेकुलर के बारे में, इसमें बताया गया सोशलिस्ट के बारे में, और इसमें बात की गई है रिपब्लिक के बारे में। यानी अगर अपने भारतीय संविधान की नेचर देखें तो कुल मिलाकर के इन नेचरों से भरा पूरा हमारा संविधान है, ये हमारा प्रीएम्बल बताता है। ये सारे वर्ड के मतलब क्या है, इसके अर्थ क्या है, ये सब हम अगले स्लाइड में एक एक करके विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि बाकी की चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, हमारे संविधान के जो उद्देश्य हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका उद्देश्य क्या तय किया गया, तो वो भी हमें प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस करता है उन शब्दों से जिसमें जस्टिस की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है और फर्टिलिटी की बात करता है। यानी हमारे संविधान के ये 4 मुख्य उद्देश्य हमारे प्रीएम्बल में बताए गए। तो आज हम लोग इस स्लाइड के बाद जो बात करने वाले हैं वो तमाम इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरे डिटेल में समझने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होती। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इन सारे शब्दों के विस्तार के साथ। चलिए तो बात करते हैं प्रीएम्बल में जो शब्द दिए गए हैं उसके डिटेल्स की। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे है वी द पीपल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स माना गया। वी द पीपल कहने का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारे देश में, ये हमारे अपने लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। हमारे अपने लोगों के बिहाफ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, उन लोगों ने संविधान को तैयार किया है। यानी जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, ये हमारे अपने लोगों के द्वारा ही हमारे देश को चलाने के लिए बनाया गया है। इसलिए हमारे संविधान का सोर्स क्या हो जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें जोड़ दिया है कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखना, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न भी आ गया है। आगे अगर देखें तो हमारे संविधान की नेचर की बात की गई है प्रीएम्बल में। नेचर में सबसे पहला वर्ड जो यूज किया गया प्रीएम्बल में, आप देखेंगे कि सोवर्जिन। सोवर्जिन का मतलब होता है संप्रभुता। क्या मतलब होता है, संप्रभुता। संप्रभुता होता क्या है, इसको अगर देखें तो आप समझ सकते हो। इसके लिए कॉमन सा वर्ड यूज कर सकते हो आप, इंडिपेंडेंट कंट्री का। ये संप्रभुता वर्ड होता क्या है, संप्रभुता का मतलब है कि इंडिया जो है वो अपने आप में कैपेबल है किसी भी तरह के निर्णय को लेने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर हो या वो इंटरनल अफेयर हो। अगर वो आंतरिक मामलों के प्रति कोई भी अगर निर्णय लेना चाहे तो किसी भी बाहरी शक्ति पर डिपेंडेंट नहीं होगा। इसका मतलब होता है संप्रभुता यानी सॉवरेन। कहते हैं कि अगर आप किसी भी मुद्दे पे अगर कोई डिसीजन अगर लेना हो आपको, तो अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम बहुत पहले अंग्रेजों पर डिपेंडेंट होते थे, हम अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। इस चीज को संविधान के प्रीएम्बल में ये सब जोड़ करके खत्म कर दिया गया कि हम अब अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं, सॉवरेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत एक किस तरह का राष्ट्र है, तो भारत एक संप्रभुता वाला देश कहलाता है, सॉवरेन कंट्री कहलाता है। क्यों, क्योंकि इंडिया फ्री है अपने निर्णय लेने के लिए। चलो, इसमें जो दूसरा शब्द यूज किया गया हमारे संविधान के नेचर को जो बताता है वो है डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक को हिंदी में हम सामान्यतः लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। ये डेमोक्रेटिक क्या होता है इसे समझे। डेमोक्रेटिक में दो शब्द बना हुआ है, एक जो है आपका डेमो है, डेमो का मतलब होता है जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, जो पीपल होते हैं, ठीक है। और क्रिटिक का मतलब होता है जो शासन होता है, इसके मतलब में चलते हैं। यानी यहाँ पर डेमोक्रेटिक माने जो लोगों का शासन है, ठीक है, जो जनता चुनती है अपनी सरकार। आपको पता है कि जो भी भारत में जो वोटिंग करने का जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष तय कर दिया गया है। यानी डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि हम खुद अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है। यानी सरकार जो है वो गवर्नमेंट के प्रति अथराइज होता है, गवर्नमेंट को, सरकार को हम लोग ही चुनते हैं, इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया। डेमोक्रेटिक किस लिए यूज किया गया है, क्योंकि सरकार को हम खुद चुनते हैं। चलिए अगला वर्ड जो है ये है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड जो है इसको हम लोग धर्मनिरपेक्षता हिंदी में कहते हैं। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, ऐसा भी लाइन आपने सुना होगा, एक धर्मनिरपेक्ष वाला राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब ये है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि राज्य यानी सरकार या देश किसी पार्टिकुलर धर्म को फॉलो करने के लिए आप पर कोई फोर्स, कोई जोर नहीं लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि देश का या गवर्नमेंट का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है, कोई धर्म के लिए ये फोर्स नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ इस वर्ड को पॉजिटिवली लिया गया है और कहा गया है कि भारत में जितने भी लोग हैं वो अपने मन से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके हिसाब से उनका प्रचार प्रसार करने की उनको आज़ादी दे दी गई। यानी देश या गवर्नमेंट या स्टेट अपना कोई धर्म नहीं मानता है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जनता अपने धर्म को मान सकते हैं। और आप देखते हो कि हमारे भारत में कई तरह के धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हैं, है ना। विभिन्न धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं और इसीलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष वाला राष्ट्र कहलाता है। क्लियर हो गया। अब चलो अगला जो वर्ड है वो है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी जो वर्ड आया, ये कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में कहा जाता है कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के कॉन्सेप्ट के आधार पे ये वर्ड को लाया गया था। यहाँ पर समाजवादी वर्ड का मतलब ये है कि समाज में जो हमारा जो सोसाइटी है वो एक ऐसा सोसाइटी हो जो वेलफेयर स्टेट बनाए, ठीक है, कैसा, एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है। इसमें क्या करने की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कही गई। मतलब ये है कि हमारी समाज में जो अनइक्वालिटी है उसको समाप्त करना है, जो अनजस्टिस है उसको समाप्त करना है, ये समाजवादी वर्ड हमें सिखाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सोशलिस्ट वर्ड समझ में आ गया होगा कि इसमें हमारा एक वेलफेयर स्टेट बनाने की जो है वो बात कही गई है। और ये कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी और नेहरू जी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है हमारे संविधान में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब भी होता है लोकतंत्र कह लीजिए, या यहाँ पर कभी कभी इस वर्ड को गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। रिपब्लिक मतलब वर्ड हमारे देश के जो हेड हैं, जो हमारे देश के मेन होते हैं, जिसमें आपका एक कार्यकारी अध्यक्ष होता है और एक आपका फंक्शनल हेड कहते हैं, एक नॉमिनल हेड कहते हैं जिसको आप। तो हमारे देश में जो दो लोग हैं, हमारे देश के जो हेड हैं वो कौन होते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, आपको पता है ना, प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये जो व्यक्ति है जो देश का अध्यक्ष कहलाता है, राष्ट्र का अध्यक्ष कहलाता है, ये भी इलेक्टेड होता है, ठीक है। यानी ये जो वर्ड यूज किया जाए रिपब्लिक, इसका मतलब ये है कि देश का जो हेड है, जो अध्यक्ष, वो भी इलेक्टेड होगा, जनता के द्वारा इलेक्टेड होगा, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। हमारे यहाँ ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। हमारे बिहाफ पर दूसरे लोग इनको वोट करते हैं और फिर जाकर ये इलेक्ट होते हैं। यानी यहाँ पर जो हेरिडिटी आधार पर, हेरिडिटी जो वंशानुगत आधार पर जो हेड चुने जाते थे पहले जमाने में, कि जो राजा होता था उसी के खानदान का आदमी ही राजा बनता था, यानी और लोगों को राजा बनने का अधिकार नहीं होता था। इसको बोलते हैं वंशानुगत वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारे देश में समाप्त कर दिया गया और वर्ड क्या लाया जाता है, रिपब्लिक, यानी जो हेड होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो ये हमारे संविधान का नेचर है और इस नेचर से संबंधित कुछ वर्ड्स जो आपके प्रीएम्बल में दिए गए, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। चलते हैं हमारे संविधान के प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव हमारे संविधान का बताया गया उस पर चर्चा करते हैं कि वो क्या क्या है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हमारे संविधान की ऑब्जेक्टिव की, जो हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जस्टिस की। जस्टिस माने न्याय।
हमारे संविधान की प्रियम्बल में बताया गया है कि समाज में रहने वाले हर इंसान को न्याय की जरूरत है और न्याय उनको मिलना चाहिए। किस किस तरह की न्याय देनी चाहिए, तो इसमें बात की गई हमारा इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की गई, इसमें हमें बात की है सोशल जस्टिस की बात की गई है, और इसमें हमें बात की है पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। ठीक है, यानी इस तरह की न्याय की बात हमें संविधान हमें प्रदान करता है। जो भी इंसान होगा उनको इस तरह की न्याय प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हमारे संविधान का पहला ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। दूसरी की बात करें तो वो है हमारी इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब दोस्त आप जानते हैं समानता होता है। इसमें कहा जाता है कि हमारी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी को लेकर के हमें समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ हमारे संविधान में बखूबी दिया भी गया है और कई तरह से समझाया भी जाता है कि हर इंसान की स्टेटस और अपॉर्चुनिटी यानी जिसको आप अवसर बोलते हो, इन दोनों चीजों में आपको समान अधिकार मिलना है। और ये संविधान का जो है वो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा होगा, वहां पर हमें राइट टू इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट भी मिलता है, जहां पर कई तरह से हमें समानताएं दी जाती हैं और कई तरह से हमें इक्वालिटी का अधिकार भी प्राप्त होता है। तो चलिए आगे की बात। तीसरा जो है वो है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब दोस्त होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज में हमें मिल रहा है, तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, यानी आपकी थॉट, आपकी सोच और आपके वर्शिप, आपके भगवान की पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता, यानी हर तरह की स्वतंत्रता आपको संविधान प्रोवाइड करेगा। ये उसकी ऑब्जेक्टिव है। स्वतंत्रता की बात करें तो आपकी जो थॉट है, आपकी जो सोच है, सोच की स्वतंत्रता है, आपको सोचने की स्वतंत्रता, आपकी थॉट है, आपकी एक्सप्रेशन है, आपकी वर्शिप है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो हमें प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो वो है हमारे पास फर्टिनिटी, जिसको हम भाईचारा कहते हैं। फर्टिनिटी का मतलब दोस्त ये होता है कि हमें आपस में भाईचारा की भावना बनाना है, ब्रदरहुड निर्माण करना है, ताकि हमारे अंदर यूनिटी बना रहे, हमारे अंदर एकता बने रहे और हमारे देश को कोई भी दूसरा जो हमारे देश के अहित के लिए सोचता है वो इसे नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये होता है फर्टिनिटी। और ये जो चार वर्ड आपने देखा, ये चारों आपकी ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टिनिटी। चलिए दोस्त आगे बात करते हैं। संविधान में जो बहुत सारा महत्वपूर्ण पॉइंट जो प्रियम्बल को लेके आता है, कई बार प्रश्न यह पूछ दिया गया है क्या संविधान का पार्ट है प्रियम्बल, क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये सारे प्रश्नों का जवाब हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक पूरी प्रियम्बल को डिटेल में समझने के लिए। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, या क्या संविधान की प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। तो इन दोनों सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको दो केस को अच्छे से समझना होगा। एक केस जो वेरुबारी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के बीच में हुआ था 1960 में, और दूसरा केस जो केशवानंदन भारती वर्सेस केरला के बीच हुआ था 1973 में। इन दोनों केसों को अगर हम पढ़ लें तो हमें इन दोनों के जो प्रश्न ऊपर आपको दिख रहे हैं इसका जवाब पता चल जाएगा। इससे पहले आपको मैं एक बात और बता दूं कि हमारे संविधान में जो संशोधन करने का जो प्रावधान दिया गया है, जो क्राइटेरिया दिया गया है संशोधन करने का, ये मैं आपको कई बार आपके क्लासेस में बता चुका हूं। जैसे आपने अगर सोर्सेस की क्लास की होगी उसमें भी मैंने आपको इस पर चर्चा की थी कि भारतीय संविधान में संशोधन संविधान के आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज में संशोधन करना हो हमारे संविधान में तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये 368 संविधान के किस भाग में आता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही यह भी कमेंट करना है आपको कि इस प्रावधान यानी संशोधन के प्रावधान को हम किस देश से अडॉप्ट किए थे। अब चलते हैं दो केसों को देखते हैं। सबसे पहला केस जो दोस्त आपको दिख रहा है बेलूबाड़ी वर्सेस जो संघ यानी यूनियन के बीच जो केस हुआ था 1960 में, इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब दिया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं है और हम प्रस्तावना में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। यह कहा गया था बेलूबाड़ी केस जो 1960 में था। वो आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ देता है कि संविधान में प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह किस वाद का निर्णय था। वाद माने केस होता है दोस्त, याद रखना, बेलूबाड़ी वाद का
ये निर्णय था। ठीक कुछ सालों के बाद एक और केस होता है जिसको हम बोलते हैं केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये जो केस आता है ये 1973 में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदलता है। क्यों बदलता है निर्णय? क्योंकि उसका जो बेस था, जो आधार था, वह यह बताया जाता है कि जिस तरह से संविधान में हम बाकी चीजों को एडॉप्ट किया है, कंसीडर किया है, उसी तरीके से हमने प्रस्तावना को भी एडॉप्ट किया है और उसे भी कंसीडर किया है। इसलिए उसको बेस मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान का जो प्रस्तावना है ये संविधान का ही अंग है और इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। लेकिन दोस्तों एक बात जो है वो थोड़ा सा इसमें सेफ रखा गया ये कि इसके बेसिक फीचर जो है, जो मूल ढांचा है प्रीएम्बल का, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसको बिना छेड़छाड़ किए हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। बस इसी निर्णय का नतीजा है कि अब तक के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। वह कौन सा संशोधन है? इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है, इसके विषय में हम अगले स्लाइड में बात करने वाले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रीएम्बल संविधान का अंग है और क्या प्रीएम्बल में हम संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आखिर इस निर्णय के बाद संविधान की प्रस्तावना में कौन सा अमेंडमेंट किया गया है। केशवानंदन भारती बनाम केरला जो केस हुआ था 1973, इसके बिहार पर जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसी निर्णय के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार दोस्त अमेंडमेंट किया गया है और अब तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है। ये नंबर भी बहुत एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो केवल एक बार। वह संशोधन कौन सा है? तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वां संशोधन 1976 है। दोस्तों इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी लोग जानते हैं, यानी लघु संविधान भी इसको कहते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संशोधन 1976 को। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द ऐड किए गए थे। तीन नए शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द कौन थे? इन शब्दों के बारे में हमने पिछली स्लाइड में डिटेल में समझा था। इस शब्द का मतलब, इसका अर्थ यहाँ देख लेते हैं कौन कौन शब्द है। सबसे पहला सोशलिस्ट वर्ड, जिसका अर्थ होता है समाजवादी। इस वर्ड को जोड़ा गया था और मैंने आपको बताया था कि समाजवादी शब्द एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने का ये मोटो है, उद्देश्य है लोगों का। दूसरे की बात करें दूसरा शब्द वो है सेक्युलर, जिसका मतलब होता है धर्म निरपेक्षता, या कहीं कहीं हम इसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में आपको डिटेल में बताया है कि किसी राज्य का या सरकार का कोई अपना धर्म नहीं या किसी को फोर्स नहीं कर सकता है, बस जबकि अगर हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक हैं देश के, वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका धार्मिक संस्थान वगैरह का भी अनुसरण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी है इंटीग्रिटी, जिसको हम अखंडता कहते हैं। अखंडता भी यूनिटी की सेंस में दोस्त ले सकते हैं इसको। एक ऐसी यूनिटी हमारी होनी चाहिए जिसको कोई ब्रेक ना हो, अनब्रेकेबल जिसको कह सकते हो, वो इंटीग्रिटी। तमाम ये 3 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड कर दिया गया था। इस तरह से ये प्रस्तावना की पूरी डिटेल क्लास हो गई। दोस्तों इससे बाहर प्रस्तावना से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो अगर आपको एक बार में शब्दों का मतलब ना समझ में आया हो तो 1-2 बार और वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लें, ताकि एक एक शब्द का मतलब आपको समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक अगली क्लास में संविधान की एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। एक बात और दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई ऐसे टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम बहुत जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उस चीज को पूरा किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।